गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने फिगर इट आउट के 2 क्वेश्चंस किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विद्या इज़ एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या अपना टाइम एंजॉय कर रही है कहाँ पे? झूला झूल के, झूले पे कर रही है। सी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विद विच सी स्टार्ट्स द swinging, the greater is the speed she achieves on her swing। कहने का मतलब है कि झूला झूलते टाइम उसने नोटिस किया कि जितना बड़ा एंगल बनेगा उतना ज़्यादा झूला जो है तेज़ी से, स्पीड उसकी तेज़ हो रही है। उसने ये नोटिस किया जब उसने झूला स्टार्ट किया। उसके बाद जब वो झूली तो जितना स्पीड से वो झूल रही थी उतना ही उसका एंगल इंक्रीज हुआ, या कह सकते हैं कि जितना बड़ा एंगल था उतनी ही उसके झूले की स्पीड अचीव हो रही थी। बट वेयर इज़ द एंगल? लेकिन कहता है कि एंगल है कहाँ पे? ये क्वेश्चन है कि एंगल है कहाँ पे। आर यू एबल टू सी एनी एंगल? क्या आपको कोई एंगल दिखाई दे रहा है? तो यस, झूला कहाँ पे बंधा हुआ है? ब्रांच से बंधा है। और झूला कहाँ पे है? ये झूला है। तो ये झूले की आर्म्स हो गई ये यहाँ पे 2 आर्म्स यूज़ हुई, और ये क्या हुआ हमारे पास? वर्टेक्स यूज़ हुआ। तो कैसे लिख सकते हैं कि वेयर इज़ द एंगल? एंगल बताएंगे, द एंगल इज बिटवीन द ब्रांच, किसकी ब्रांच? ऑफ द ट्री एंड द, ये जो है, इस जो रस्सी है इसको लिखेंगे एंड द रोप ऑफ द स्विंग। सीधे स्विंग तो लिख नहीं सकते हैं, किसके बीच में बन रहा है? रस्सी के बीच में और ब्रांच के बीच में। नेक्स्ट पूछा है कि क्या आप एंगल को देख सकते हैं? हाँ, एंगल को देख सकते हैं, तभी तो बताया कि ब्रांच और रोप के बीच में है। ब्रांच किसकी है? पेड़ की है। रस्सी किसकी है? झूले की है। आंसर लिखेंगे यस, वी आर एबल टू सी द एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विद्या झूला झूल रही है, साथ में उसने नोटिस किया जब उसने झूलना स्टार्ट किया तो जितना बड़ा उसका एंगल बना उतनी ज़्यादा स्पीड उसके झूले ने अचीव की। फिर पूछा है कि वेयर इज़ द एंगल, कि एंगल है कहाँ पे और क्या आप उस एंगल को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हेयर इज़ अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब्स। स्लैंटिंग स्लैब्स मतलब ये तिरछी लगी हुई स्लैब्स, अटैच्ड टू इट्स साइड्स, साइड से अटैच्ड। द ग्रेटर द एंगल और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स, जितना एंगल बड़ा होगा या जितनी स्लोप स्लैब की ज़्यादा होगी, द फास्टर द बॉल्स रोल, उतनी तेज़ी से जो बॉल है वो रोल होंगी, मतलब लुढ़केंगी। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब्स? क्या एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं स्लैब की स्लोप्स को डिस्क्राइब करने के लिए? व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल? आर्म्स कौन सी है एंगल की? हर एंगल जो आपको दिखाई दे उसके बारे में बताना है। विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट? कौन सी आर्म आपको दिखाई दे रही है और कौन सी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले तो देखेंगे कि स्लोप क्या होता है। जब हम ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाते हैं तो उसको स्लोप बोलते हैं। जैसे कई बार सड़क जो बनी होती है वो ढलान में कुछ इस तरीके से बनी होती है, ऐसे, तो ऊपर से गाड़ी जाएगी, नीचे जाएगी, तो उसमें उसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसी तरीके से ये जो है, ये स्लोप बना हुआ है, ये ऐसे,
यहाँ से बॉल को छोड़ेंगे तो ये रोल करती हुई यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी। ये आपके पास स्लैब्स बनी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब? यस, इसका आंसर लिखेंगे कि यस, एंगल्स कैन बी यूज्ड टू describe the slopes of the slabs. नेक्स्ट है, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल? अब आपको हर एंगल की आर्म्स बतानी है। हर एंगल में जो आर्म्स हैं वो देखेंगे आप। एक तो ये वाली है क्योंकि ये स्लोप बन रहा है, एक आर्म तो ये वाली हो गई, और यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ भी कुछ तो है, तभी तो एंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में यहाँ तो हमें स्लैब दिखाई दे गई लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल बनेगा तभी तो स्लोप बना है। नेक्स्ट में आपके पास ये यहाँ पे कोई आर्म होगी और ये एक एंगल बनेगा, इसी तरीके से ये, ठीक है। तो हमारे पास कितने एंगल्स आए? ये 4 एंगल्स आई। कितनी आर्म्स आई? 8 आर्म्स आई। अब इनको कुछ नाम दे देते हैं, O, F, H, यहाँ पे लिखते हैं P, Q, R, यहाँ पे S, T, U, यहाँ पे दे देते हैं V, W, X। ये आ गया हमारे पास। आर्म्स ऑफ ईच एंगल बतानी है। अब हमें आर्म्स लिखेंगे एंगल की, तो इसको हम लिखेंगे बोर्ड पे। ये बन गया हमारे पास। अब देखते हैं क्या पूछा है। आर्म्स ऑफ द एंगल, यहाँ पे लिखेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल। ईच एंगल पूछा है तो आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अब सबसे पहले देखेंगे हम इसमें फर्स्ट में कौन सी आर्म है हमारे पास? O, F एंड OH। सेकंड में है हमारे पास, इस वर्टेक्स पे है P, Q एंड PR। उससे आगे है हमारे पास इस वर्टेक्स पे S, T एंड SU। उससे आगे है हमारे पास V, W एंड VX। अब पूछा है कि जो आर्म विजिबल है, आर्म्स विच आर विजिबल, यहाँ पे लिखेंगे आर्म्स विच आर विजिबल। कौन कौन से आर्म्स को हम देख सकते हैं? जहाँ पे ये स्लोप्स बने हैं, ये वाले केवल उन्हीं को देख सकते हैं। ये नीचे ये स्लोप बने हैं, बाकी तो हमने इमेजिनेशन से बनाई है कि एंगल बना है तो कहीं ना कहीं तो आर्म है ना हमारे पास। इसी तरीके से जो स्लोप बना है वो आर्म्स तो हम देख सकते हैं, विजिबल है। तो कौन कौन से हैं ये? OH, सेकंड है हमारी ये PR, नेक्स्ट है SU, उससे आगे हमारे पास VX। अब दूसरा है आर्म्स विच
आर नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। तो इसके अलावा जो बच गई वो आर्म्स विजिबल नहीं है। कौन कौन सी? ओ, एफ, पी, क्यू, एस, टी एंड वी, डब्ल्यू। ये 4 आर्म्स हैं जो विजिबल नहीं है और ये 4 आर्म्स है जिसको हम देख सकते हैं। अब इससे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि ऑब्जर्व करना है द इमेजेस वेयर देर इज एन इंसेक्ट। ये इमेजेस जहाँ पे इंसेक्ट दिख रहे हैं एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। इंसेक्ट्स हैं और इनका रोटेटेड वर्जन है, मीन्स कुछ रोटेट किया है, थोड़ा इधर उधर ये घूमे हैं। इसी को तो रोटेशन बोलेंगे, जब थोड़ा हिलेंगे अपनी जगह से। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए? यस, आंसर लिखेंगे यस, एंगल्स can be used to describe the describe the amount of rotation। how, फिर पूछा है कैसे कैसे कर सकते हैं। जब हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये रोटेट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे? हाउ का आंसर क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन से ही डिस्क्राइब करना है, तो हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द amount of rotation done by the insects। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशंस इंसेक्ट्स ने किया है उसको ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं कि हम एंगल्स का यूज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन को डिस्क्राइब करने में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। आर्म्स ऑफ द एंगल बतानी है और वर्टेक्स बताना है। हिंट दे रखा है ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। ओके, पहले आप इसको देखें, मैं इसको अभी रफ इरेज कर रही हूँ, उसके बाद में हम इसकी आर्म्स और वर्टेक्स बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। अब देखेंगे ये जो इंसेक्ट है यहाँ पे ये सीधे है, ठीक है, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हिंट दे रखा है कि हमें ऑब्जर्व करना है हॉरिजॉन्टल लाइन को, जैसे इंसेक्ट टच कर रहा हो उस तरीके से। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिटा दिया, ये चलने लग गया और यहाँ पे ये सोचो कि स्टैंड खड़ा था। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया ये, और आर्म्स क्या हो गई ये वाली। अब इसको नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ओ, इसको बोल देंगे पी, इस आर्म को बोल देंगे क्यू। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जो इंसेक्ट है ये भी स्टैंड में है और जब चल रहा था या बैठा था, एक कुछ भी लगा सकते हो, तो इस तरीके से एंगल बना था। जब इन दोनों को देखेंगे तो ये वर्टेक्स आ गया हमारा, इसको ओ लिख देंगे, इसको लिख देंगे डब्ल्यू, इसको एक्स। अब हमारे पास आर्म्स आ गई और वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स कौन कौन से आए, तो वर्टेक्स लिखेंगे ओ, अच्छा अलग अलग है तो हम इसको वाई ले लेते हैं।
वाई, ओ एंड वाई। आर्म्स ऑफ द एंगल कौन सी आ गई? आर्म्स ऑफ द एंगल कौन सी है? ओ पी ओ क्यू। नेक्स्ट है वाई डब्ल्यू एंड वाई एक्स। ये आपके पास आर्म्स आ गई और ये आपके पास वर्टेक्स आ गई। अब यहाँ पे है एक टीचर्स नोट कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टूडेंट्स सी एप्लीकेशन ऑफ ईच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन देयर डेली लाइव्स। यहाँ से हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।